नमस्कार, जय हिंद सभी बच्चों को मेरी तरफ से। तो कंटिन्यूटी में टॉपिक जो है प्रेसिडेंट, वो मैं आपके साथ शेयर करने आ गया हूं फिर से। ठीक है, तो आज ये हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रेसिडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो लास्ट 2 वीडियोस देखी हुई हैं उसमें हमने जो डिस्कशन किया, चर्चा किया है, वो पूरा फॉर्मूला देखा है हमने। फॉर्मूले में हमने देख लिया था एमएलए और एमपी जो है उनकी वोट वैल्यू क्या बनती है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि राष्ट्रपति में बहुत जरूरी हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सदस्य रहते हैं जो कि राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एमएलए और एमपी, अब ये वाले जो होते हैं ये इलेक्टेड मेंबर यानी चुने हुए सदस्य होते हैं। ठीक है, अब एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स जैसे आप एग्जांपल लीजिए, उदाहरण ले लीजिए राज्यसभा का। जब आप राज्यसभा का उदाहरण लेंगे तो इसमें राज्यसभा में लगभग जो है वो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, मनोनीत सदस्य कहते हैं। अब ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर यानी मनोनीत सदस्य हैं, ये आपका राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? यानी जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे, अब यही नॉमिनेटेड मेंबर जो है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि राज्यसभा में 12 सदस्य रहेंगे जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर यहां पे हमारे पास 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। तो ध्यान रखिएगा कि इनके भी जो है नॉमिनेटेड मेंबर हिस्सा नहीं लेंगे। नॉमिनेटेड मनोनीत सदस्य किसी भी सूरत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो दिल्ली एंड पुडुचेरी हो। अब तीसरा एग्जांपल यहां पर क्या है कि जैसे हमारे पास 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही हमारे पास एक और सदन होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी में आप इसे कह लीजिए विधान परिषद। ये तीसरा पॉइंट आ गया। तो विधान परिषद बेटे वैसे ही भारत में सभी राज्यों में नहीं है। राज्य में क्या रहता है, ये तो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहता है। 2 तरीके से यहां पर आपके डिफाइन है संविधान में स्टेट लेजिस्लेचर में। एक होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप कहते हैं विधानसभा, एमएलए, जो कि आपने देख लिया था कि वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते ही लेते हैं। हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद की। उदाहरण दूं मैं आपको, तो भारत में अगर 28 राज्य हैं तो उन 28 में से सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इनके जो इलेक्टेड हो या फिर जो है आपके नॉमिनेटेड हो, ये दोनों ही मेंबर्स जो हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा बिल्कुल नहीं लेते हैं। क्लियर है? और कितने 28 में से अगर आप देखें राज्य जहां पर विधान परिषद है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश,
यही ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर आपका जो है वो ये विधान परिषद मौजूद है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो? अब यहां पर वैसे 5 नहीं है, कुल 6 राज्य हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको ये लिख दिया है। मानिए ये जो आपके पूरे पूरे हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, मनोनीत सदस्य, ये राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अब कुछ और हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मान लीजिए, अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस की, तो क्या अगर कोई व्यक्ति अगर विधायक है, सांसद है, तो क्या वो अपने उस पद पर होते हुए क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है? इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वाले क्लॉज में जहां पे लिखा है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। अब ये कंडीशन क्या कहती है? ही शुड नॉट बी अ member of parliament nor the state legislature। वो कहना ये चाह रहा है कि यदि आप संसद के सदस्य हैं या फिर आप राज्य कार्यपालिका के सदस्य हैं तो आप उस सदस्य के रूप पर राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। बट अब आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संविधान में बट आएगा कहीं पर भी, जरूर कुछ ना कुछ फैक्ट ऐसा होगा कि आपको वहां पर दिख जाएगा स्पष्ट रूप से कि क्या कंडीशन है। बट इफ सच अ पर्सन इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, यानी अगर कोई सांसद या विधायक मान लीजिए बनते हैं राष्ट्रपति, इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, then he has to vacate his office when he enters the president office। जिस दिन वो अपने कार्यकाल में जाएंगे उससे पहले उस सांसद या विधायक को अपनी जो कुर्सी है वो त्यागनी पड़ जाएगी। कोई दिक्कत है इस क्लॉज में? ये कंडीशन है राष्ट्रपति के ऑफिस के लिए। और एक चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रपति चुनाव में यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी भी लाभ के पद पर आप नहीं रह सकते हैं। अब यहां पर हम लोग कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे कि आर्टिकल नंबर 71, एनी डाउट्स कॉमा डिस्प्यूट्स in the election of P माने प्रेसिडेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, and vice president, the case is seen by Supreme Court and the decision of Supreme Court is final। वो आपसे क्या कहना चाह रहा है बेटे कि यहां पर अगर मान लीजिए कोई मतभेद, कुछ भी डाउट हो रहा है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, कौन से चुनाव की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो सीधा सीधा केस जो है वो कौन से न्यायालय में चला जाएगा? वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट माने सर्वोच्च
न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो रहेगा वो हमेशा अटल रहेगा। फाइनल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, कुछ भी अगर उनकी कुछ भी डिसीजन है, कुछ अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट हमेशा कुछ सुनाता है तो हम उस डिसीजन को कहते हैं वर्डिक्ट। यदि निर्णय कुछ भी सुनाता है, अगर उन्होंने कह दिया कि चुनाव रद्द होते हैं तो चुनाव रद्द हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी जो निर्णय रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल अटल रहेगा। और ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल नंबर 71 में। दिस whole thing is described in this article, that is 71. Now next आर्टिकल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली आपके अनुच्छेद आ जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by PM will give aid and advice to the president. मंत्रिमंडल के मंत्री जो रहेंगे, जिन्हें हेड करते हैं भारत में प्रधानमंत्री, तो उन्हें एड मतलब होगा मदद करना, और एडवाइस रहेगा आपका सलाह देना। तो ये लोग सलाह और मदद किसकी करते हैं, राष्ट्रपति की। अब यहां पे आपको ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि होता क्या है एक्चुअली में। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो आपके यानी मंत्रिमंडल, ये 3 भागों में आगे बढ़ जाता है। पहला होता है जो केंद्रीय मंत्री रहते हैं, यानी यूनियन मिनिस्टर्स लिख लीजिए। इनके नीचे आ जाएंगे MOS माने मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरे आ जाते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। इनका काम क्या रहता है कि ये एक दूसरे की मदद करते हैं। नंबर 1 पर केंद्रीय मंत्री, फिर आ जाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरा आ जाएगा डेप्यूटी मिनिस्टर। हमेशा एक लाइन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर COM, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। अगर गलती से यहां पे आपका लोकसभा की जगह पे अगर बेटे वर्ड पार्लियामेंट आ जाए, इसकी जगह पे अगर हम लिख दें पार्लियामेंट, तब ये जो लाइन है ये आपकी लाइन टोटली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि लोकसभा मींस यू नो वेरी वेल, अच्छे से आप जानते हैं, और पार्लियामेंट में मतलब क्या होगा, लोकसभा भी होगा और राज्यसभा को भी होगा, दोनों हाउसेस की बात होगी पार्लियामेंट शब्द पे। लेकिन हम यहां पे कौन सी बात कर रहे हैं, केवल और केवल लोकसभा की। मंत्रिमंडल की स्ट्रेंथ भी हमारे यहां पर डिफाइंड है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने रहेंगे, वो भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत, जिसमें डिस्क्राइब कर रखा है कि इनकी कितनी परसेंटेज रहेगी।
नेक्स्ट जो हम आर्टिकल देखने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 61। 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अनुच्छेद नंबर 61। महाभियोग, महाभियोग का प्रावधान राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, अब इम्पीचमेंट के लिए आपको सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि भारत के संविधान में क्या लिखा गया है, क्या तथ्य कहते हैं। तो जब भी आप इम्पीचमेंट करेंगे राष्ट्रपति के लिए, तो हमेशा वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब होगा, इसी के आधार पर आप महाभियोग लेके आ सकते हैं। और दिलचस्प बात क्या है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब वाला जो फ्रेज है, दैट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं पर भी आपको यह पता नहीं चलेगा कि उल्लंघन क्या है, किस चीज का उल्लंघन है, उसका वर्णन संविधान में कहीं पर भी नहीं है। हम ये देखेंगे कि कैसे ये राष्ट्रपति में महाभियोग का जो प्रावधान है, इम्पीचमेंट मोशन है, इसमें कैसे कुछ किया जाएगा। जब हमें पहला पॉइंट पता चल गया कि जब भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसी टाइम पर आपका क्या आएगा, ये मोशन आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें आर्टिकल्स में, इस 61वें आर्टिकल में क्या प्रावधान है। देखो, पहला पॉइंट कहता है इट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी ऑफ द हाउसेस। माने जो इम्पीचमेंट मोशन है, दिस कैन बी इनिशिएटेड इन एनी ऑफ द हाउसेस। हाउसेस माने दो हाउसेस है, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, तो दो हाउसेस है, आप चाहे लोकसभा में लेके आ जाइए, चाहे राज्यसभा में लेके आ जाइए, इनमें किसी में भी। अब मान लीजिए किसी एक हाउस में आ गया, अब उस हाउस की एक स्ट्रेंथ होती है, संख्या होती है, तो द मोशन शुड बी initiated by 1/4 of the members of the house। ठीक है, इनिशिएटेड की जगह पे आप यहां पे लिख दीजिए शुड बी अप्रूव्ड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। जिस भी हाउस में आप इस प्रस्ताव को लेके आएंगे, मान लीजिए राष्ट्रपति में किसी भी हाउस में आप लेके आ जाएंगे, तो उसमें क्या रहेगी, आपको 1/4 सदस्य की सहमति चाहिए होगी, सहमति चाहिए होगी।
अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा बेटे यहां पर स्पेशल मेजोरिटी के तहत, फिर उसके बाद दोनों हाउसेज में ये बिल जाएगा, चाहे वो जिस मर्जी हाउस में आप लिख लीजिए, चाहे लोकसभा कह लीजिए, चाहे आप राज्यसभा कह लीजिए, और वहां से फिर पूर्ण बहुमत के तहत 2/3 स्पेशल मेजोरिटी यानी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो कि मेंबर्स प्रेजेंट है और वोटिंग है, उसके तहत फिर यहां से ये जो बिल है वो लोकसभा से पास हो जाएगा और राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाएगा। आज दिन तक भारत के इतिहास में कभी भी किसी राष्ट्रपति का इंपीचमेंट मोशन नहीं हुआ है। खास बात यहां पर क्या रहती है, एक आप यहां पर स्पेशल नोट लिख लीजिएगा। स्पेशल नोट, स्पेशल नोट में क्या लिखिएगा, आप ये अच्छे से जानते हैं कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही लेक्चर में बताया था आपको कि नॉमिनेटेड मेंबर्स, मनोनीत सदस्य जो हैं वो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी प्रेसिडेंट इलेक्शन। माने क्या कि मनोनीत सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। बट मैं भी आपसे कह जाऊंगा, संविधान है, बट दे पार्टिसिपेट्स in the impeachment motion of the president। नॉमिनेटेड मेंबर जो रहते हैं वो यहां पर हिस्सा नहीं लेते हैं, और कहां पे हिस्सा नहीं लेते हैं, बड़े ध्यान से याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में। बट वो हिस्सा कहां लेते हैं, इस महाभियोग के प्रावधान में, जब भी आप इंपीचमेंट मोशन लेके आएंगे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब हम एक और चीज यहां पे देखते हैं, जैसे कि आपने देखा था यहां पर कि हमारे पास यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली और पुडुचेरी, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेती है। खास बात क्या है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते थे। दिल्ली एंड पुडुचेरी इलेक्टेड मेंबर, जो चुने हुए होंगे इलेक्टेड मेंबर, दे पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के जो चुने हुए सदस्य होते हैं। बट यहां पर क्या रहेगा, फिर से एक बट आ जाएगा, बट they do not participate in the impeachment motion। यानी जो महाभियोग का प्रावधान होगा, महाभियोग का जो प्रस्ताव होगा, उस प्रस्ताव में क्या है बेटे, दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो बड़ी दिलचस्प बातें हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हो या कोई उनकी शक्तियां हो। जैसा कि आप अच्छे से ये जानते हैं कि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस, चाहे भारतीय सेना के अध्यक्ष हों, एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, उन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही रहती है। फिर आप कुछ और शक्तियां अगर देखेंगे तो कभी भी युद्ध अगर कहीं डिक्लेयर करना हो, वॉर, वो भी कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति ही युद्ध डिक्लेयर करते हैं। खास बात क्या है कि अगर मान लीजिए आप राष्ट्रपति हैं, मान लीजिए ये कोई भी राष्ट्रपति हो या आप अपने आप को ही मान लीजिए, तो अगर आप अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में मर्डर भी कर देते हैं तो आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। ये स्वयं संविधान में लिखा गया है। दैट इज, ये आर्टिकल यहां पे समाप्त होता है आपका आर्टिकल 61। उसके बाद जो मैंने आपको बताया है ये अन्य प्रावधान है राष्ट्रपति के। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नो क्रिमिनल
अदर फैक्ट्स लिख सकते हैं आप, प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। यही सेम प्रावधान बेटे यहां पर क्या रहता है, राज्यपाल के लिए भी रहता है। अगर आप राज्यपाल भी हैं, मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए ताकतवर मान लीजिए अपने आप को कि आप ही भारत के राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल, तो दोनों में क्या कहा गया कि अगर आप क्रिमिनल खून भी कर देंगे तब भी आपके खिलाफ, जब तक आप अपने कार्यकाल में हैं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रावधान है और इसका वर्णन तक किया गया है, इस वाले का वर्णन किया गया है अनुच्छेद नंबर 361 में, 361 में। हाँ, अगर आपको देखो बेटे, प्रोसीडिंग्स दो टाइप से होती हैं, एक होती है क्रिमिनल, एक होती है सिविल। अगर आपको सिविल वाली करनी है तो उसमें भी आपको 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? ये सब कुछ बताया गया है आर्टिकल नंबर 361 में। अभी वाला ऊपर वाला हमने देखा 61, जिसमें हमने देखा इम्पीचमेंट मोशन आप कैसे पास करवाओगे, और अभी वाला आ गया 361 जिसमें लिखा गया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। ऐसे कुछ रोचक तथ्य और देखते हैं राष्ट्रपति में। जैसे कि मान लीजिए बेटे आर्टिकल नंबर 87, वैसे तो अनुच्छेद नंबर 87 जो है वो हमारा भाग 5 में ही आता है, बट संसद के अनुच्छेदों में आता है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा रोल जो है वो भारत के राष्ट्रपति का है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको यह अनुच्छेद यहीं पे करवा देता हूं। देख लीजिएगा आप, ये कहता है आर्टिकल नंबर 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। विशेष अधिवेशन का संचालन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब बेटे इसमें जो मतलब है क्या है, इसमें आपको एक डीप मतलब समझाऊंगा मैं अभी। जैसे ही मान लीजिए आपके लोकसभा के इलेक्शंस होंगे। अब ये लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो वर्ष 2024 में होने हैं, तो सारे के सारे यहां पर सांसद जब पहली बार इलेक्शन के बाद जब पहली बार बैठेंगे तो वहां पर क्या रहता है, SA माने स्पेशल एड्रेस कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। इसमें मैं आपको लाइन लिखवा देता हूं। ये लाइन का मतलब होता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ईच जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा, या कमेंसमेंट मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत जब हम करेंगे। तो जब चुनाव के बाद पहली बारी यहां पर सारे सांसद होंगे तो यहां पर होगा क्या कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाकर ये स्पेशल एड्रेस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज में? यही आपका आर्टिकल नंबर 87 रहेगा कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ईच जनरल इलेक्शन, एक तो चुनाव के टाइम पीरियड पे, और एक क्या होता है बेटे, साल में पहली बार जब संसद मिलती है, जब भी पहली बार संसद मिलेगी तब भी क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही रहता है एड्रेस। कोई डाउट इस चीज में?
नेक्स्ट मूव कर जाते हैं हम लोग। अनुच्छेद नंबर 123 में ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अध्यादेश की शक्ति भारत के राष्ट्रपति की। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी ये ताकत है जो कि कहती है अध्यादेश की शक्ति भारत के राष्ट्रपति की, यानी ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 123 में है। सेम बेटे आप यहां पर एक स्पेशल देखो, मेरे साथ जब भी रहेगा मैं थोड़ा लिंक करूंगा चीजों का जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब इंटरकनेक्टेड क्या है, सेम आर्टिकल जो है भारत के संविधान में जिसका जिक्र किया गया है 213 में, सेम है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ ओपी। ओपी माने ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। प्रावधान भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम देख लेंगे। तो लिंक हो गया 123 और 213 में। ऐसे ही पॉलिटी में आपको याद करना है, संविधान में लिंकिंग के ऊपर बात चलेगी। तो हम देख लेते हैं ऑर्डिनेंस पावर का मतलब क्या है, ठीक है, इस वीडियो के तहत। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जब, इस वीडियो में हम इतना ही समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डिनेंस पावर को डिटेल वे में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।